हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम प्राचीन इतिहास लुसेंट की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों प्राचीन इतिहास लुसेंट की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पढ़े थे दोस्तों कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली कैसे, है ना। जानकारी का कोई स्रोत तो होना चाहिए कि इतिहास की जानकारी हमको मिली कैसे। तो भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी हमको धर्म ग्रंथ से मिली थी, तो उसको हमने डिस्कस कर लिए। और धर्म ग्रंथ के साथ ही ऐतिहासिक ग्रंथ जो हुए उनसे भी हमको जानकारी मिली। उसके अलावा जो विदेशियों का विवरण हुआ था, उनने समय समय पर आके अपनी बुक लिखे और हमको बताया, तो उससे भी हमको इतिहास की जानकारी मिल गई। और उसके अलावा दोस्तों एक जानकारी अपने को मिलती है, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, इससे हमको जानकारी मिली है दोस्तों, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं लुसेंट की बुक से। यहां मैं हर एक फैक्ट को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, है ना। यहां लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी किया करें, क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए तो मैं धीरे धीरे लेक्चर्स डाल रहा हूं, जल्दी जल्दी नहीं बना रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पुरातत्व का मतलब यहां क्या होता है अपने को जानकारी होना। काहे कि अपन पुरातत्व पढ़ रहे हैं, पुरातत्व यानी अपन पढ़ रहे हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी अपन पढ़ रहे हैं। तो पुरातत्व है क्या, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम अभिलेखों को पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वो भी अभिलेख के बारे में आगे मैं बताऊंगा। सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, गुफा के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे, और स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे, और मूर्तिकला और चित्रकला मिली है वो भी तो पुरातात्व ही है दोस्तों, है कि नहीं। और उत्खनन के द्वारा जो हमको स्थल मिले हैं वो सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अब आप यहाँ पे अपन को डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पुरातत्व का मतलब होता क्या है। पुरातत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन। पुरानी वस्तुओं का अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। पुरानी वस्तुओं के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो पुरातत्व का मतलब क्या होता है, या पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है, कि पुरातत्व का मतलब होता है भौतिक अवशेषों के माध्यम से, जो भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। ये एक डेफिनेशन बन सकती है इसकी, मैंने जो बताया, भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। और एक सरल वाली डेफिनेशन आपको मैं बताता हूं, पुरातत्व शास्त्र का मतलब क्या होता है, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन व उनका विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास के क्रम को समझने में जो हमें सहायता मिली है, वही पुरातत्व है दोस्तों। क्या बोला मैंने, पुरातत्व शास्त्र का मतलब पुरानी वस्तुओं के अध्ययन व उनका विश्लेषण करके, यानी विश्लेषण करके मानव संस्कृति जो हुई थी, मानव संस्कृति के विकास के क्रम को ही समझने में हमें जो आसानी मिली है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, तो पुरातात्विक संबंधित के अंतर्गत मैंने बता दिया, अभिलेख हो गया, मुद्रा, मंदिर, गुफा, स्तूप, स्तंभ, मूर्तिकला, चित्रकला, उत्खनन स्थल आते हैं सब इसके अंतर्गत, पुरातात्विक स्थल के अंतर्गत, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहला फैक्ट क्या बोलता है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम को कहा जाता है। इनका नाम याद रखना है दोस्तों, अपने को पूछा जाएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो कौन थे दोस्तों, ये कौन थे जो इनका नाम अपने को पढ़ने मिल रहा है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के एक बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे। ब्रिटिश सेना जब थी ना अपने भारत में, है ना, ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, है ना। बाद में ऐतिहासिक भूगोल यानी भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए थे ये व्यक्ति, है ना। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है।
इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी इसे ही कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता पूछेगा तो इनका नाम याद रखना, बस इनसे इतना ही क्वेश्चन आएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। अगला फैक्ट देखते हैं, एक फैक्ट समझ में आया, अगला फैक्ट देखते हैं। 1400 ईसा पूर्व की बात हो रही है यहां पे, है ना, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब मैंने पढ़ा चुका हूं, देख लेना। तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, अभिलेख क्या होता है तो उसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा आपको, है ना। यहां पहले समझ लो ये फैक्ट को। अभिलेख मैंने बोला था इसमें अभिलेख का अध्ययन करेंगे अपन। तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख, इसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। इसी का नाम एशिया माइनर कहते हैं दोस्तों। इसी को एशिया माइनर से वैदिक देवता, इससे हमको वैदिक देवता, इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, वैदिक देवता मित्र हो गया, वरुण, इंद्र और नासत्य को ही अश्विनी कुमार कहा गया है। यहां पे अश्विनी कुमार यानी नासत्य को ही अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं दोस्तों। तो अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है यहां से, ये क्वेश्चन एक बन सकता है, क्या बन सकता है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जिसका नाम क्या है, बोगज कोई का अभिलेख, बोगज कोई का अभिलेख, इसी को एशियाई माइनर कहते हैं। बोगज कोई का अभिलेख, इसे ही एशियाई माइनर कहते हैं, है ना। यह एशियाई माइनर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है अपने को, बोगज कोई का अभिलेख यहां एशियाई माइनर से प्राप्त अभिलेख है। यहां अभिलेख का नाम है ये बोगज कोई, यह एशियाई माइनर से प्राप्त अभिलेख है जिसमें आर्यों के 4 प्रमुख देवता, जिसमें आर्यों के 4 प्रमुख देवता, देखो वैदिक देवता लिखा है कि नहीं, तो वैदिक काल में ही तो आर्यों का आगमन हुआ था, है ना। तो इसमें यानी इस अभिलेख में जिसमें आर्यों के 4 प्रमुख देवता इंद्र वरुण ना सत्य और मित्र, ना सत्य को याद रखना, ये अश्विनी कुमार लिखा है यहां पे, ना सत्य, है ना। तो 4 की मित्र की जानकारी मिलती है। तो ये फैक्ट समझ में आया क्या, इतना याद रखना है बस। बोगज कोई का अभिलेख जिसे एशियाई माइनर कहते हैं, एशियाई माइनर से हमें आर्यों के 4 प्रमुख देवता मित्र, वरुण, इंद्र, न सत्य की जानकारी मिलती है, ये क्वेश्चन आ सकता है एशियाई माइनर वाला, याद रखना है। ये फैक्ट समझ में आ गया होगा क्या, आगे बढ़ू, है ना, आगे बढ़ू। देखो यहां पे अभिलेखों के बारे में अपन आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभिलेख क्या होता है करके देखो यहां पे पूरा बताया गया दोस्तों, अभिलेख क्या होता है करके, है ना। अभिलेख क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताया गया। तो अभिलेख क्या होता है यही बता दूं क्या, अभिलेखों के अध्ययन को ईपीग्राफी कहते हैं दोस्तों। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ईपीग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। तो ये अभिलेख होते क्या थे दोस्तों, अभिलेख होते क्या थे, तो अभिलेख से आप क्या समझते हैं अगर अपन ऐसा बोले कि अभिलेख थे क्या, पता होना ना अपने को, इतिहास पढ़ रहे हैं तो। अभिलेख ऐसा होता था पत्थर अथवा धातु जैसी, पत्थर गड़ा के रख देते थे कि नहीं, एक पत्थर या कोई धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा था, शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके एवं पढ़ सके और उसका पालन कर सके। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है दोस्तों, आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। अभी भी आप देखे होंगे कोई विधायक कहीं की रोड बनवाता है या पुल बनवाता है या कोई भवन बनवाता है तो वहां पे ऐसा एक ग्रेनाइट के पत्थर में लिख दिया जाता है कि ये इसने बनवाया, इतनी तारीख को बनवाया, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक इसने इतने रुपए की लागत खर्च किया और ये बनवाया करके। तो ये जानकारी मिल रही है कि किसने बनवाया, क्या बनवाया। उसी टाइप का प्राचीन काल में अभिलेख हुआ करते थे, उसी टाइप का प्राचीन काल में अभिलेख हुआ करते थे। तो अभिलेखों से मैंने क्या बताया, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा था, शासक इसके द्वारा अपने आदेश लिख दिया करते थे जो उनको बताना रहता था जनता को। शासक इसके द्वारा अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उसका पालन भी कर सके। कुछ नियम बनाया तो कुछ पालन भी कर सके, है ना। बस इतना याद रखना है। अभी अपन इधर ही चलते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित करने का प्रमाण।
दोस्तों मध्य प्रदेश में है ये, मध्य प्रदेश में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस या होलियोडोरस भी बोलते हैं उसको, हेलियोडोरस के बेसनगर जगह का नाम है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा, विदिशा में एक जगह का नाम है बेसनगर, में गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देता हूं, समझने वाली बात है ये, है ना। यहां समझने वाली बात है कि क्या बोलना चाह रहा है ना। तो क्या बोला है यहां पे, तो ये क्या है, यहां पे एक गरुड़ ध्वज स्तंभ स्थापित है दोस्तों, गरुड़ ध्वज स्तंभ स्थापित है। इसे वहां की लोकल भाषा में, बेसनगर की लोकल भाषा में खंबा बाबा के रूप में जाना जाता है, खंबा बाबा के रूप में जाना जाता है। तो यहां से अपने को क्या याद रखना है, क्या बताने वाला हूं मैं आपको यहां से कि गरुड़ ध्वज स्तंभ है क्या। तो दोस्तों विदिशा, मध्य प्रदेश का जिला है, विदिशा के बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ है। विदिशा के बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ है, जिसका निर्माण यूनानी शासक हेलियोडोरस ने करवाया था। ये यूनानी शासक था दोस्तों, यूनानी शासक हेलियोडोरस ने करवाया था। हेलियोडोरस ने करवाया था। और यहीं पे दोस्तों एक पक्षी की प्रतिमा है जिसका नाम है यक्ष पक्षी की प्रतिमा है यहां पे बनी हुई, यक्ष पक्षी की प्रतिमा भी बनी हुई है दोस्तों, स्थापित है। गरुड़ ध्वज स्तंभ में ही सर्वप्रथम भागवत धर्म के प्रचार की जानकारी मिलती है। गरुड़ ध्वज स्तंभ में ही सर्वप्रथम भागवत धर्म के प्रचार की जानकारी मिलती है। वही वाला फैक्ट यहां लिखा है, इसको समझो। मध्य भारत भागवत धर्म विकसित करने के प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ यानी गरुड़ ध्वज स्तंभ के लेख से प्राप्त हुआ है। इसे वहां की लोकल भाषा में खंबा बाबा के रूप में जाना जाता है। आगे फैक्ट भी समझिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। गरुड़ ध्वज स्तंभ कहां पर है, तो विदिशा के बेसनगर में। किसने बनवाया था, हेलियोडोरस ने। कौन से धर्म की जानकारी मिलती है, तो भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। ऐसी क्वेश्चन में पूछेगा। अगला फैक्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से हुआ है दोस्तों। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यह हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है दोस्तों। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान के 3 किलोमीटर दूर उदयगिरी नामक पहाड़ी है दोस्तों, वहां पे बना हुआ है, जिसका एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध है जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है, जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये कहां पे है, भुवनेश्वर, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ी है, वहां पे है दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख। इससे क्या क्या जानकारी है इंपॉर्टेंट वाली, तो आगे तो बताएंगे ही, मैं बता देता हूं फिर भी, है ना। उदयगिरी नामक पहाड़ी में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मौर्य सम्राट के अधीनता से मुक्त होने के बाद, मौर्य सम्राट की अधीनता से मुक्त होने के बाद जो कलिंग में स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ था, कलिंग में स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ था, तो वहीं पे जैन कलिंग राजा जिसका नाम था खरवाल, जैन कलिंग राजा जिसका नाम था खरवेल है, खरवेल का है दोस्तों। ये खरवेल की जानकारी मिलती है, खरवेल की जानकारी मिलती है, राजा का नाम है खरवेल। जैन कलिंग नरेश खरवेल की जानकारी हमको हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और यहीं पे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला फैक्ट है सर्वप्रथम क्या लिखा है, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख गौरा का अभिलेख है, गौरा का अभिलेख है। यह अभिलेख का नाम है, क्या नाम है अभिलेख का, गौरा का अभिलेख है। यह एक तम्रपट पर लेख बाध्य प्राचीन लेख है दोस्तों। तांबे पे लिखा हुआ है, तम्रपट पर लेख बाध्य प्राचीन अभिलेख है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। यह अभिलेख कौन सा, क्या, गौरा का अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है ना। गोरखपुर के गौरा नामक स्थान में है, इसीलिए इसको गौरा का अभिलेख कहते हैं। लिपि इसकी ब्राह्मी और भाषा प्राकृत का प्रयोग किया गया इसमें। तो इसमें क्या बताया गया है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख गौरा का अभिलेख है। इस अभिलेख से संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न वस्तु सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमको आ सकता है, किस अभिलेख से संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिला है। तो ये याद रखना, ये अभिलेख का नाम गौरा का अभिलेख कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गौरा नामक स्थान पर है, इसलिए इसको गौरा का अभिलेख कहते हैं। तो यहां से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला का मतलब है संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। इसकी जानकारी हमको याले अभिलेख से मिलती है। अभिलेख क्या होता है मैंने बता दिया था।
अगला फैक्ट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है दोस्तों। भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख क्या है? भीतरी स्तंभ लेख क्या है? कहां है ये, है ना, कहां है बताओ? भीतरी स्तंभ लेख कहां है? तो ये भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है दोस्तों। भीतरी अभिलेख या भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं, ये स्कंद गुप्त का है दोस्तों। ये किसका है पूछा जा सकता है, ये किसका है? स्कंद गुप्त का अभिलेख है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सदपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सदपुर में स्थित है दोस्तों, है ना। ये एक स्तंभ लेख है, ये एक स्तंभ है, यहां से इसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। यहां से हमको किस किस की जानकारी मिलती है? तो हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, क्वेश्चन आता है ना। तो यहां से स्कंद गुप्त का लेख है। ये किसका स्तंभ लेख है? स्कंद गुप्त का है, ये याद रखना है। और यहां से हमको पुष्पमित्रों एवं हूणों जो हुड़ हुए थे दोस्तों, हुण के आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो पुष्यमित्रों यानी शुंग वंश ने आक्रमण किया था और हूणों ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? ये स्कंद गुप्त के ऊपर यानी गुप्त साम्राज्य के ऊपर। उसकी जानकारी हमको मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से, इतना याद रखना है। ये भीतरी स्तंभ लेख कहां पर है मैंने बता दिया ना, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सौदपुर नामक स्थान पर। अगला है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है, शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, एरण अभिलेख क्या है। यह अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यह अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है ना। यह अभिलेख सागर के शासक भानुगुप्त का अभिलेख है दोस्तों। सागर के शासक यानी वहां के शासक भानुगुप्त का अभिलेख है। पूछा जा सकता है किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का अभिलेख है। और इसी से सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसी से सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार पहली सती हुई महिला कौन थी? तो भोजराज नामक सैनिक की पत्नी, भोजराज नामक एक सैनिक की पत्नी, उस सैनिक की मृत्यु हो गई थी तो उसकी पत्नी सती हो गई थी, है ना। तो याद रखना है, भानुगुप्त के शासनकाल में एक सैनिक हुआ था जिसका नाम था भोजराज। भोजराज नामक सेनापति की पत्नी सबसे पहले शहीद हुई थी वहां पे, तो उसके लिखित साक्ष्य यहां पे मिले हैं अपने को। तो इतना ही याद रखना है। एरण अभिलेख क्या है मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, भानुगुप्त का अभिलेख है। इससे सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है ऐसा क्वेश्चन आएगा, और किसका अभिलेख है इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। क्वेश्चन आ सकता है किसके आधार पर लिखा गया है? अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। किसका? तो सातवाहन राजाओं का। अगला है, रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर, वहां पे एक अभिलेख है दोस्तों जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है ये यशोवर्मन का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? ये यशोवर्मन का अभिलेख है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है वसूल। इसके रचयिता कौन है? सामे छोटों की मात्रा वसूल। इसके रचयिता वसूल है। और ये यशोवर्मन का अभिलेख है दोस्तों, याद रखना है। ये यशोवर्मन का अभिलेख है। संस्कृत भाषा और गुप्त लिपि का प्रयोग हुआ है इसमें, इतना याद रखें, है ना। और मंदसौर में ही एक और अभिलेख है दोस्तों, याद आ रहा है मेरे को, जिसका नाम क्या था? दसपुर अभिलेख। दसपुर भी मंदसौर का पुराना नाम था, दसपुर अभिलेख। ये अभिलेख से दोस्तों सबसे पहले दुनिया का पहला विज्ञापन यहीं देखने को मिला है। दुनिया में हम जानते हैं कि सबसे पहले विज्ञापन दसपुर शिलालेख या दसपुर अभिलेख से ही मिला है। दसपुर अभिलेख जो मंदसौर में है वो दुनिया का पहला विज्ञापन वहीं छपा गया था अभिलेख में, है ना। जो लेखन पाठन सामग्री, वो दुनिया का पहला विज्ञापन दसपुर अभिलेख से ही प्राप्त हुआ है, मंदसौर अभिलेख जो है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर संबंधित जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, ये याद रखना है। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से मिलती है। आगे देखते हैं क्या कहता है, कश्मीरी नवपाषाण पुरातत्व पूरा स्थल जिसका नाम क्या है? बुर्ज होम क्या है दोस्तों? तो बुर्ज होम श्रीनगर का एक पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। पुरातात्विक महत्व वाला है।
यहाँ पे 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच की सांस्कृतिक महत्व के 4 चरण सामने आए हैं, जिससे हमको पता चला है दोस्तों। तो यहाँ पे गर्तावास मिला है, यहाँ से गर्तावास यानी गड्ढागार, ऐसा गड्ढा बना हुआ रहता था, गड्ढा, और इतना बड़ा गड्ढा रहता था, वहां पे ऐसी सीढ़ी रहती थी उतरने के लिए, है ना। गर्तवास यानी गड्ढागार का साक्ष्य मिला है, इससे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहां मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था, दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो खुदाई के दौरान हमको यह मिला है पुरातात्विक स्थल से, पूरा स्थल से हमको बुर्ज होम कहां पर है, कश्मीर में, या गर्तावास मिला है, गड्ढाघर मिला है। यहां पे सीढ़ियां होती थी नीचे उतरने के लिए, ज्यादा बड़ा नहीं होता था, ऐसा दफनाने वाला जो एरिया होता था उसमें, और वहीं पे मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी यहाँ पे, इसलिए याद रखना है बुर्ज होम, गड्ढाघर। अगला है प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। लेकिन इंग्लिश में पूछेगा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, याद रखना है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। और प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। और वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शतमान सिक्के, है ना, शतमान कहा जाता था, ये क्वेश्चन आया है। वैदिक काल में सिक्कों को शतमान सिक्के कहा जाता है, और इसी को साहित्य में कारसापण कहा जाता है। हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, देख लेना आप, कारसापण कहा जाता है ना, इसी को साहित्य में कारसापण कहा जाता है। और प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, और इसी को साहित्य में कारसापण कहा जाता है, याद रखना है। और वैदिक काल में सिक्कों को शतमान सिक्के कहा जाता था, याद रखना है, शतमान सिक्के कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, लेख लिखने का कार्य। तो ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से सर्वप्रथम सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने, जो यवन शासक थे, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर द्वारा चलाए गए थे दोस्तों। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के द्वारा चलाए गए थे, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के द्वारा चलाए गए थे। लेकिन अपने को क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। अब अपन महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं, और डिटेल में हर एक चीज को मैं यहाँ बताता हूँ, कौन से अभिलेख से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको याद हो जाए साथों साथ। दोस्तों अभिलेख क्या होते हैं मैंने बता दिया था जब, फिर से बता दूं क्या एक और बार। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा था, शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को किसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और पालन कर सके। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो अभिलेखों के अध्ययन को ईपीग्राफी कहा जाता है, ईपीग्राफी कहा जाता है, याद रखना है। अभिलेखों के अध्ययन को ईपीग्राफी कहा जाता है। और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जब मैं पढ़ाऊंगा, जब वहां बताऊंगा, है ना। और अभी अपन पढ़ते हैं क्या, यहाँ काम का जो अभिलेख दिए उसी को पढ़ते हैं, क्या मतलब ज्यादा दिमाग लगाने से। सबसे पहला अभिलेख है दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख। ये तिथि राहित अभिलेख है, क्वेश्चन आता है तिथि राहित अभिलेख कौन सा है जिसमें तिथि का वर्णन किया नहीं गया है, तो वो ये है ना, ये कलिंग राजा खरवेल का अभिलेख है। ये क्वेश्चन आ सकता है किसका अभिलेख है करके। हाथी गुफा अभिलेख के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये हाथी गुफा अभिलेख जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख, उसका नाम है जैन कलिंग राजा, है ना, जैन कलिंग राजा खरवेल का अभिलेख है। ये जैन कलिंग राजा खरवेल का अभिलेख है के बारे में जानकारी का स्रोत है। जैन कलिंग राजा खरवेल के बारे में जानकारी का स्रोत है हाथी गुफा अभिलेख, है ना। तिथि रहित अभिलेख है, याद रखना है। क्या हुआ था, मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त होने के बाद कलिंग भी स्वतंत्र हो गया था, और वहां पे जैन कलिंग राजाओं का शासन शुरू हो गया था, तो उन्हीं ने यह अभिलेख बनवाया था, हाथी गुफा अभिलेख। बात करेंगे अगला जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, ये रुद्र दमन का अभिलेख है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि यहाँ के शासक रुद्र दमन ने सुदर्शन झील थी दोस्तों वहां पे, है ना। सुदर्शन झील में आई दरार को जनता के पैसों के बिना मरम्मत करवाया था। जनता के पैसों के बिना मरम्मत करवाया था। इस अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है?
तो ये जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख बोलते हैं, ये रुद्रदमन का है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि यहाँ के शासक कौन था? रुद्रदमन। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील में, वहां सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील में आई दरार को जनता के पैसे के बिना मरम्मत करवाया था, ऐसा वहां पे उत्कीर्ण किया गया है उस अभिलेख में, इतना याद रखना है। अगला है नासिक अभिलेख, इसको देख लेते हैं नासिक अभिलेख में क्या लिखा है ना। नासिक अभिलेख दोस्तों, यहां अभिलेख जो है नासिक अभिलेख, ये गौतमी बाल श्री का है। गौतमी बाल श्री का मतलब है यहाँ पे सतवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का अभिलेख है ये, है ना। बाल श्री का मतलब गौतमी पुत्र, गौतम का पुत्र यानी गौतमी पुत्र। तो नासिक अभिलेख जो है ये नासिक में है। यह सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का अभिलेख है ना। गौतमी पुत्र नाम क्या था उसका? सातकर्णी का अभिलेख है, याद रखना है। सातकर्णी का अभिलेख है, सातकर्णी का अभिलेख है। और सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी माना जाता है। जो सातकर्णी है उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी माना जाता है, इतना याद रखना है। आगे बात करेंगे प्रयाग स्तंभ लेख की। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों कहां पर है? ये प्रयाग में होएगा। कहां होएगा? प्रयाग में। प्रयाग स्तंभ लेख, तो इससे क्या पता चलता है अपने को? ये किसका है? ये समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ लेख ये किसका है? प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त का है, याद रखना है। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ लेख ये किसका है? यह अभिलेख समुद्रगुप्त का है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त का है, जिसके रचयिता कौन है पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके रचयिता, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी, क्या नाम था उनका यार? हाँ, समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने रचयिता है। तो क्या बताया मैं? ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ किसका है? समुद्रगुप्त का है। और समुद्रगुप्त के दरबारी रचयिता हरिसेन, क्या नाम था उनका? रचयिता। क्वेश्चन आता है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन, याद रखना है। इसके बाद आता है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख दोस्तों ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है। इसके रचयिता एहोल प्रशस्ति के रचयिता है रविकीर्ति है ना। तो क्या समझ में आया? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है, इसके रचयिता रविकीर्ति हैं। किसके? एहोल अभिलेख के रचयिता पुलकेशिन द्वितीय का है, इसके रचयिता रविकीर्ति हैं, इतना याद रखना है। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है। मंदसौर अभिलेख है ना। मंदसौर अभिलेख इसके रचयिता कौन है? मंदसौर अभिलेख के वसूल है ना। मंदसौर अभिलेख के रचयिता वसूल है। मंदसौर अभिलेख के रचयिता यशोवर्मन का है और वसूल है। ग्वालियर अभिलेख की बात करते हैं दोस्तों। ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति भी बोलते हैं उसको। ये प्रतिहार नरेश भोज का है। तो गुर्जार प्रतिहार वंश के शासक रहे हैं, जिसका नाम था मिहिर भोज, है ना। जिसका नाम क्या था? मिहिर भोज। यहां सिर्फ भोज लिख दिया है, इसका नाम पूरा क्या था? मिहिर भोज। इसकी उपाधि आदि विराह की थी। ये मिहिर भोज की उपाधि किसकी थी? क्या थी? आदि वराह की उपाधि थी। तो क्या पता चला अपने को यहां से? ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज का है। इसकी उपाधि आदि विराह की थी, याद रखना है। अगला भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त का है दोस्तों। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त का है, याद रखना है, पूछा जाएगा, है ना। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सौदपुर नामक स्थान पर है। इससे इतना ही क्वेश्चन आएगा, किसका है? स्कंदगुप्त का है, इतना याद रखना है। अगला है देवपाड़ा अभिलेख दोस्तों। देवपाड़ा अभिलेख, यह अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन का है। देखो यहाँ लिखा है बंगाल के शासक विजय सेन का अभिलेख है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है उमापतिधर। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है उमापतिधर धा है ये, उमापतिधर। इसके रचयिता उमापतिधर है। तो देवपाड़ा से क्या हो? देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल के शासक विजय सेन का अभिलेख है। इसके रचयिता उमापतिधर हैं। तो इतने अभिलेखों की जानकारी जो मैंने रचयिता और जो काम की चीज बताया उतनी ही एग्जाम में आती है, उतना ही पढ़ना है, बस काम खत्म। समझ में आ गया क्या? रिवीजन करके एक बार देख लो बस। क्या और एक बार बताऊं? नहीं बताता, आगे चलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ एक और फैक्ट रह गया सिक्कों से रिलेटेड। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है।
दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त काल में ही चलाए गए थे, गुप्त काल में ही चलाए गए थे। और समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया सिक्का अश्वमेघ शैली का था। कौन सा था? अश्वमेघ शैली का सिक्का चलाया था उसने। तो उसने क्यों चलाया था तो आपको बताता हूं मैं। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के में एक तरफ में वहां वीणा बजा रहा है, एक सिक्का था, एक तरफ में वहां वीणा बजा रहा है, ऐसा था उसके सिक्के में, है ना। तो यहां वही तो लिखा हुआ है, वीणा बजाती हुई मुद्रा, वीणा बजाते हुए दिखाया गया कि उसको खुद को ही, है ना। तो ये याद रखना है, समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के में एक तरफ वह वीणा बजा रहा है और एक बहादुर योद्धा भी है, वो महान प्रशासक होने के अलावा वहां एक विद्वान कवि और संगीतकार भी था, विद्वान कवि और संगीतकार भी था। ये हमको पता चलता है ना, क्यों संगीत बजा रहा है ना, इसलिए, है ना। तो ये एक विद्वान कवि और संगीतकार भी था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसके सिक्के में वीणा बजाती हुई, यानी वीणा बजाती हुई मुद्रा पाई गई है, तो समुद्रगुप्त, इतना याद रखना है। अगला फैक्ट है अरिकमेडु। अरिकमेडु क्या है दोस्तों? ये अरिकमेडु, अरिकमेडु क्या है तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्राचीन रोमन के सिक्के तमिलनाडु के तटीय शहर, ये तमिलनाडु के किनारे एक तटीय शहर है दोस्तों, तटीय शहर है जिसका नाम क्या है? अरिकामेडु, अरिकामेडु, अरिकामेडु। यहाँ अरिकमेडु लिखा है, कई जगह ऐसा लिखा रहता है अरिकामेडु। अरिकामेडु तमिलनाडु का तटीय शहर है जो पुद्दुचेरी के निकट है, जो पुद्दुचेरी के निकट है। यहाँ रोमन सिक्के प्राप्त हुए, क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या हुए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो अरिकामेडु, अरिकामेडु तमिलनाडु के तटीय शहर है एक प्रकार का, अरिकामेडु, वहाँ से रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, ऐसा ही पूछेगा। अरिकामेडु पुद्दुचेरी के निकट से प्राप्त हुए हैं। अगला नोट लिखे, क्या लिखा है, क्या समझते हैं इसको। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा से मिलते हैं, बर्मा, है ना, बर्मा। बर्मा का ही नाम सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि भी रहा है, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? म्यांमार, म्यांमार, है ना। उसके अलावा मलाया, मलाया से रहे हैं, मलाया को स्वर्णद्वीप भी कहा जाता था। कंबोडिया से रहे हैं, इसका नाम कंबोज भी था, कंबोज याद रखना है। और जावा, जावा द्वीप से भी रहे हैं, जिसका नाम याव द्वीप, याव द्वीप, क्या लिखा है? याव द्वीप से स्थापित हुए थे। तो भारत के संबंध किस किस से स्थापित हुए थे, यही बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो बर्मा से, मलाया से, कंबोडिया से, जावा से, इतना याद रखना है ये फैक्ट बस। अगला देखिए, उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली, और दक्षिण भारत में मंदिरों की कला की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः उसे वेसर शैली कहा जाता है, अतः उसे वेसर शैली कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कुछ यहाँ बता देता हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ था, प्राचीन भारत में 3 प्रकार की शैली प्राप्त हुई है, 3 प्रकार की। एक थी नागर शैली, दूसरी थी द्रविड़ शैली, और तीसरी थी वेसर शैली। तो नागर शैली क्या था दोस्तों? ये उत्तर भारत सीकर का, इसमें उत्तर भारत में किया जाता था नागर शैली का प्रयोग, और इसमें सीकर का प्रयोग किया जाता था। सीकर होते हैं ना, मंदिर देखो, मंदिर में ऐसा सीकर रहता है ऊंचाई वाला, सीकर का प्रयोग किया जाता था। द्रविड़ शैली के मंदिर में सीकर का प्रयोग नहीं होता था, ये सीकर का प्रयोग नहीं होता था। और वेसर शैली के मंदिर में दोनों का प्रयोग होता था, यानी दोनों का मिश्रण था, एक प्रकार से दोनों का मिश्रण था। तो हम उसको बोल सकते हैं, सबसे पहले नागर शैली का बताता हूं। यह शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी दोस्तों, नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी। यहां मंदिर चबूतरे में बनाए जाते थे, यहाँ मंदिर चबूतरे में बनाए जाते थे। एक चबूतरा होता था, चबूतरे में बनाए जाते थे। नागर शैली के मंदिर चबूतरे में बनाए जाते थे। इन मंदिरों में सीकर का प्रयोग भी होता था, तो 2 चीज याद रखना है, चबूतरे में बनाए जाते थे और सीकर का प्रयोग होता था, है ना, इतना याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। तो यह शैली दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी दोस्तों। इसमें एक गुफा को काटकर एक मंदिर बनाए जाते थे। इसमें क्या होता था, गुफा को काटकर मंदिर बनाए जाते थे। इन मंदिरों में सीकर का प्रयोग नहीं होता था। क्वेश्चन याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। दक्षिण, दा से द्रविड़, ऐसा याद रखना है। तो दक्षिण भारत में बनाए जाते थे, इनमें सीकर का प्रयोग नहीं होता था। यह अपेक्षाकृत बड़े होते थे। बात करते हैं वेसर शैली की। तो यह द्रविड़ और नागर शैली का विकसित रूप है। यह द्रविड़ और नागर शैली का विकसित रूप है, जो गोदावरी व नर्मदा नदी के मध्य में विस्तृत हुआ।
जो गोदावरी और नर्मदा नदी के मध्य में विस्तृत हुआ, ज्यादातर ये गोदावरी नदी और नर्मदा नदी के बीच में विस्तृत हुआ, है ना, यानी विस्तार हुआ, विस्तृत बोलेंगे, विस्तार हुआ, है ना। तो ये तीनों शैली समझ में आ गई। अब आगे फैक्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है अपने को, पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जैसे एक ये मंदिर है तो मुख्य मंदिर 4 मंदिर सहायकों से घिरा होता है, उसको पंचायत शैली का मंदिर कहते हैं। 4 हो गया, है ना। जैसे ये मेन मंदिर है, इसके आजू बाजू ऐसे 4 मंदिर बना दिए गए तो उससे घिरा होता है, तो वो पंचायत, यानी जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है उसको पंचायत मंदिर कहते हैं। उसको पंचायत, क्या लिखा है, पंचायतन मंदिर, पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। एक हिंदू मंदिर जब पंचायतन शैली का कहलाता है जब वह मुख्य रूप से 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन से? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है दोस्तों, जो खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। उसके अलावा ब्रह्मेश्वर मंदिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, ये भी पंचायतन शैली का है। लक्ष्मण मंदिर दोस्तों खजुराहो में है, इंपॉर्टेंट है ना। ये भी किसका है? पंचायतन शैली का है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है दोस्तों, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। 10 अवतार मंदिर ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये भी पंचायतन शैली का मंदिर है। गोंडेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में है, ये भी पंचायतन शैली का मंदिर है, ये भी पंचायतन शैली का मंदिर है। तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, इतना याद रखना है ना। इसके अलावा कई बार ऐसे क्वेश्चन भी अपने को, जब मंदिर वाला टॉपिक आप दूसरी बुकों में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, नागर शैली के कौन से मंदिर उदाहरण है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नागर शैली झांसी में एक मंदिर है दोस्तों, देवगढ़ का मंदिर, वो भी कानपुर का भी एक, जबलपुर का तिगवा मंदिर भी नागर शैली का उदाहरण है, जबलपुर का तिगवा मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, है ना, कोरा यानी सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में, वो बहुत सारे हैं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ये सब नागर शैली के उदाहरण है दोस्तों। द्रविड़ शैली के उदाहरण, है ना, उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। उत्तर भारत में देखो, द्रविड़ शैली के मंदिर केवल और केवल दक्षिण भारत में बनाए जाते थे, लेकिन उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर है तेली का मंदिर। तेली का मंदिर, ये तेली का मंदिर ग्वालियर में है, ये काय का द्रविड़ शैली का, लेकिन उत्तर भारत में है, इसलिए याद रखना है। उसके अलावा बाकी आप पढ़ सकते हैं, है ना। द्रविड़ शैली का एलोरा का कैलाश मंदिर भी द्रविड़ शैली का उदाहरण है दोस्तों, है ना, याद रखना है। तो इतना ही जो काम की चीजें बताया मैंने, यहीं से याद रखें आप बेहतरीन तरीके से, है ना। आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें जो भी मैंने समझाया, और आप इसको बार बार रिवीजन करें। काम की चीजें जो मैंने बताया उसको याद रखना है, बस वनडे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।